मैं मिस हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबकी उम्मीदें जो मेरे ऊपर टिकी है मैं उससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूं और उससे भी अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। सबके कमेंट्स विजिबल हैं? ओके, तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल लाइव है। अब ये कोई बार बार क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मैम लाइव है कि नहीं है। ये क्लास बिल्कुल लाइव है, आप बिल्कुल लाइव मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो पहले तो ये बताओ कल की क्लास। वर्षा, हाय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही हैं आप तो मेरे लिए, थैंक यू सो मच। पहले टॉपिक पे बता दिया करें कौन सा टॉपिक कल कौन सा टॉपिक होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता रहता। ये तो मैं आप सबके मूड पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं। आने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि भाई ठीक है, अनलेस एंड अनटिल लास्ट क्लास का कोई भी टॉपिक कंटिन्यू नहीं है तो यहाँ कैमरे खुलने के बाद ही मैं सोचती हूँ कि चलो अब आप सबको क्या पढ़ाया जाए, है ना? तो कल की क्लास में उम्मीद करती हूँ आप सबने देखी होगी। मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि कल आपकी क्लास आपने मेरी क्लास को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा और कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी मैं उसको एक छोटा सा रिव्यू देकर उसे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो छोटा सा लास्ट क्लास को रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने टॉपिक क्या शुरू किया था? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का टॉपिक स्टार्ट किया गया था, इन्फ्लेशन, ठीक है? अब इन्फ्लेशन को मैं एक चार्ट बना रही हूं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। क्या है सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी? ओके, लिक्विडिटी, हिंदी में तरलता, लिक्विड्स, हिंदी में तरल, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, ओके। तो कुछ चीज मैं आपको जो पहले बता दे रही हूं उसमें पहली चीज ये है कि प्लीज जब मैं क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आप लोग जस्ट अ सेकेंड, ओके, देखो, हेलो एवरीवन, हेलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है? मैं कुछ चीज़ पहले ही आपको बता देना चाह रही हूँ। उसमें से पहली चीज़ ये है कि मैं जब क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ कमेंट्स, ये पहले ही मैं बता दूँ। जब तक मैं बोल रही हूँ आप कमेंट बिल्कुल ना करें क्योंकि मैं आप उसका जवाब ही नहीं दूंगी जब तक कि आप सारे के सारे कमेंट कर रहे हो। मैं पढ़ा नहीं पाती, डिस्टर्ब हो रही हूँ, साइड में कमेंट चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे आई कांटेक्ट करने की लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो टूटता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं बोलूँ या पढ़ाऊँ कमेंट आप बिल्कुल ना करें। मैं फिर टाइम दूंगी और आपसे बात करूंगी, ठीक है? कि मैं टाइम दूंगी प्रॉपर कि फिर हम बात कर सके कि आपका कमेंट का मैं रिप्लाई करूं, आपका जो भी डाउट्स है उसे मैं क्लियर करूं। लेकिन ये बाद में होगा जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक के बीच में प्लीज बिल्कुल कोई ऐसे कमेंट ना करे कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ले लो मैम और लाइव है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो प्लीज कोई कमेंट मत करे, कमेंट करना बंद कर दे। हम स्टार्ट करते हैं क्लास से।
ऑलरेडी लेट हो चुका है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास हमने यहाँ तक बात करी थी, सबसे पहले इस चार्ट के बारे में हम बात करना ही स्टार्ट कर रहे थे। एक जगह मैंने लिखा सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार की स्थिति के प्रकार। एक जगह लिखा था मैंने लिक्विडिटी, हिंदी में कहते हैं तरलता, लिक्विड्स हिंदी में कहते हैं तरल, परचेसिंग पावर हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति। अब यहाँ पर सबसे पहले इनका मतलब सिंपल भाषा में बताया था कि लिक्विडिटी तरलता यानी प्रेजेंटली हमारे बाजार में कितना कैश पैसा मौजूद है। कैश फ्लो हमारी इकोनॉमी का क्या है, प्रेजेंटली हमारे बाजार का जो कैश है उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विड्स यानी प्रेजेंटली हमारे बाजार पर कितने वस्तुएं मौजूद हैं, कॉमोडिटी फ्लो कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स। परचेसिंग पावर क्रय शक्ति यानी हम कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, परचेसिंग पावर। हमारे पास पैसा है, लिक्विडिटी है, हमारे पास चीजें हैं, लिक्विड्स हैं, हम कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, परचेसिंग पावर है यानी क्रय शक्ति है। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाजार के तरल महंगे होते हैं, अगर बाजार के लिक्विड्स महंगे होते हैं तो हम जो भी हमारे पास पैसा मौजूद है उन पैसों से पहले के मुकाबले कम कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, और इसीलिए अगर तरल महंगे होते हैं परचेसिंग पावर कम होती है। अगर तरल सस्ते होते हैं, अगर यहाँ पर प्राइस कम होता है तो परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ने लगती है। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको 3 सिचुएशन पढ़ा दी थी, जिसमें पहला सिचुएशन पढ़ा दी गई थी इन्फ्लेशन की, इन हिंदी इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। दूसरी सिचुएशन हमने पढ़ी थी डिफ्लेशन की, इन हिंदी डिफ्लेशन को हम किस नाम से जानते हैं, अपस्फीति के नाम से जानते हैं। और तीसरी हमने पढ़ ली थी डिसइन्फ्लेशन। तीसरी स्थिति हमने क्या पढ़ ली थी, डिसइन्फ्लेशन, हिंदी में डिसइन्फ्लेशन को हम कहते हैं विस्फीति, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन मैंने कल आप सबको पढ़ा दी थी। अब यहां पर पहले तो बात करते हैं क्या कि इन्फ्लेशन मतलब लगातार प्राइसेस का बढ़ना, जिसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर का क्या हो जाना, कम हो जाना। मैंने कहा था लगातार चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, परचेसिंग पावर कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन के समय इन तीनों का आपस में क्या संबंध होता है, तो इन्फ्लेशन के समय अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो बाजार में पैसा ज्यादा होता है, कैश क्या होता है, ज्यादा होता है। बाजार में लिक्विड्स क्या होते हैं, कम, चीजें क्या होती हैं, कम, चीजें कम है तो महंगी मिल रही है, यानी परचेसिंग पावर भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट मैंने कहा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो डिफ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन नेगेटिव वैल्यू में आ रहा हो तो उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। व्हेन इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव, जब महंगाई नेगेटिव वैल्यू में आ रही है तो डिफ्लेशन यानी अपस्फीति कहलाती है। या फिर जब हमारी इकोनॉमी में चीजों की कीमतें घटती जाती हैं जिसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति बढ़ती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पर हमने क्या पढ़ा, हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा, यहां पर भी पैसा ज्यादा, यहां पर भी पैसा क्या होता है, ज्यादा, कम नहीं होता। क्योंकि मैंने कहा था ऐसा कोई लॉजिक सही नहीं होता है कि चीजें सस्ती होती हैं तो लोगों को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, ये ट्रू नहीं है। मैंने कहा पैसा क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, एक लाइन से मैंने ये बताया था डिफ्लेशन यानी क्या याद रखना, जब हम सब करोड़पति हो और चीजें क्या बिक रही हो, सस्ती बिक रही हो। सिंपल थी बात, हम सब करोड़पति और बाजार में चीजें क्या बिक रही हैं, सस्ती बिक रही हैं, तो डिफ्लेशन है। हम करोड़पति यानी लिक्विडिटी ज्यादा है, चीजें सस्ती यानी लिक्विड्स क्या होंगे, ज्यादा। भाई चीजें सस्ती कब बिकेंगी, जब चीजें ज्यादा होंगी, और ज्यादा है तो सस्ती है यानी परचेसिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट डिसइंफ्लेशन भी मैंने पढ़ा दिया था। डिसइंफ्लेशन भी मैंने क्या कर दिया था? पढ़ा दिया था। अब डिसइंफ्लेशन में मैंने बताया था यहां चीजें महंगी होती है, यहां पर चीजें सस्ती होती है, यहां पर चीजें महंगी होती हैं पर पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी होती हैं। यहां पर और यहां पर दोनों जगह प्राइसेस राइजेस, प्राइस टेंड टू राइज, कीमतें बाजार में बढ़ती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले चीजें बाजार में कम तेजी से महंगी होती हैं। उस कंडीशन को हम डिसइंफ्लेशन यानी विस्फीति के नाम से जानते हैं। और डिसइंफ्लेशन का वही सेम जो फीचर्स होगा जो इन्फ्लेशन में हुआ, क्योंकि महंगा यहां पर भी हो रहा है, यानी लिक्विड्स ज्यादा कम होंगे, परचेसिंग पावर कम होगी और बाजार का पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक मैंने पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आगे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करना चाहिए चौथी सिचुएशन से। डिसइंफ्लेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं चौथी सिचुएशन से, और जिसे हम क्या कहते हैं? रिसेशन। चौथी सिचुएशन इज नोन एज रिसेशन। हिंदी में हम क्या कहते हैं? मंदी की स्थिति कहते हैं। रिसेशन यानी मंदी, ठीक है। अब यहां पर मंदी का मतलब क्या है? व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज मंदी? तो मंदी के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सब मुझे कुछ बताइए। मैं आपको मंदी समझाऊं उससे पहले ये बताओ कि आप मंदी के बारे में कितना जानते हो। पहली चीज, क्या जानते हैं मंदी के बारे में? सबसे पहला क्वेश्चन, एक बात बताओ, मंदी में चीजें सस्ती बिकती है या महंगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मंदी यानी हमारी इकोनॉमी में रिसेशन के समय, हमारी इकोनॉमी में रिसेशन के समय चीजें सस्ती हैं या महंगी हैं? हाँ जी, तो रिसेशन यानी अगर मंदी चल रही है तो ऑब्वियसली चीजें सस्ती बिकेंगी। किस मंदी में आपने देखा कि चीजें महंगी बिकती है? मंदी आई है यानी प्राइसेस बाजार में क्या है? कम है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइसेस कम है, लेकिन मंदी के बारे में अगर कोई भी आपसे कुछ बोलता है, अगर मंदी के बारे में कोई भी आपसे कुछ बोलता है तो वो खुश होकर बोलता है या उदास होकर बोलता है? हाँ जी, चलिए बताइए। अगर मंदी के बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो खुश होकर बोल रहा है या उदास होकर बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यार मेरा बिजनेस रिसेशन पे चल रहा है, मैं कह रही हूँ मैं कोई बिजनेस रन करती हूँ, मेरा बिजनेस में रिसेशन है, तो मैं आपके साथ अपना सुख बांट रही हूँ या दुख बांट रही हूँ? पहली बात, हाँ जी, तो हम क्या है? दुखी हैं, ऑब्वियसली उदास हूँ, अनहैप्पी हूँ, ठीक है। यानी दो चीज आपने समझ ली जो आपको पहले से पता है, जिसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, रिसेशन में लोग उदास होते हैं, जो आपको पता है। रिसेशन यानी लोग इस टाइम उदास हैं। दूसरा, रिसेशन यानी बाजार में चीजें क्या बिक रही हैं? सस्ती बिक रही हैं। लेकिन जब चीज सस्ती है, सस्ती चीज बिकने के बावजूद लोग उदास क्यों हैं? अगर आप ध्यान से अपने दिमाग में सोचो कि रिसेशन में चीज सस्ती है, लेकिन सस्ती चीज होने के बावजूद भी लोग उदास हैं। क्यों उदास है? क्योंकि रिसेशन कह रहा है चीज तो सस्ती है, लेकिन चीज में डिमांड ज्यादा नहीं है, चीजों को खरीदा ज्यादा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसों की यानी लिक्विडिटी की क्या है? कमी है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मंदी की फेज कहते हैं, यानी मंदी की स्थिति कहते हैं। यानी क्या कहा गया? 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, चीजें सस्ती हैं। जहां हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन रिसेशन कह रहा है प्राइस कम है, चीजें सस्ती है, लेकिन फिर भी डिमांड ज्यादा नहीं है। क्यों डिमांड ज्यादा नहीं है? क्योंकि भाई जेब में वो चीज खरीदने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रिसेशन का फेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैगुआर की गाड़ी है, ऐसे एग्जाम्पल लो, मान लो जैगुआर की गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है।
मान लो उसमें डिस्काउंट लग जाए, आज दिन भर उसमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है। 1 लाख रुपए बहुत बड़े होते हैं अगर देखा जाए तो, यानी वो गाड़ी जो 1 करोड़ की थी उसमें जगुआर में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट लग जाए। तो जैसे ही जगुआर की गाड़ी में डिस्काउंट लगेगा, आपको क्या लगता है, हम सब के सब बिना कुछ देखे जाके उस गाड़ी के शोरूम के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि आज वो सस्ती मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? हम ये देखेंगे गाड़ी तो सस्ती हो गई है, लेकिन वो सस्ती चीज खरीदने के लिए मेरी जेब में वो पैसा मौजूद है या नहीं है? तो ऑब्वियसली अगर 1 करोड़ की गाड़ी 90 लाख की भी हो जाए और अगर मेरी जेब में वो पैसा नहीं है, तो वो सस्ती चीज भी हम डिमांड नहीं करेंगे। उस फेज को हम क्या कहते हैं? उस फेज को हम कहते हैं रिसेशन, यानी मंदी का दौर। क्लियर है? यानी ओके, तो मंदी क्या थी, रिसेशन क्या था? रिसेशन में 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आपको अब तक। क्या 4 पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स ऑब्वियसली। चीजें सस्ती हैं, सस्ती होने के बावजूद उसमें डिमांड ज्यादा नहीं है। क्यों डिमांड ज्यादा नहीं है? क्योंकि बाजार में पैसा कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिसेशन। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनो, जब कभी भी आपको रिसेशन के बारे में कोई बोलता है तो क्या बोलता है? जब कभी भी आपको कोई रिसेशन के बारे में बोलता है तो क्या कहता है? वो ऐसा कहेगा कि मान लो कोई प्रॉपर्टी वाला है तो वो कहेगा मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस आजकल रिसेशन में चल रहा है ना? यही कहता है। कार का बिजनेस रिसेशन में चल रहा है, शेयर मार्केट का बिजनेस रिसेशन में चल रहा है, या कहा जाए कि गोल्ड का बिजनेस रिसेशन में चल रहा है। हमेशा हम ये सुनते हैं। क्या किसी को ये बोलते हुए कभी सुना है आज इंडिया रिसेशन में चल रहा है इसलिए मैं उदास हूं? कोई ऐसा कहे भारत रिसेशन में चल रहा है इसलिए मैं उदास हूं? कभी ऐसा सुना है? सुना भी होगा तो गलत सुना होगा। यानी याद रखिएगा, इंडिया रिसेशन पर नहीं चलता, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। इंडिया के सेक्टर्स रिसेशन में चल रहे हैं। यानी लोग बोलेंगे तो कहेंगे मेरा बिजनेस रिसेशन पे है, लोग बोलेंगे तो कहेंगे कार का बिजनेस रिसेशन पर है, लोग बोलेंगे तो कहेंगे शेयर मार्केट का बिजनेस रिसेशन पर है। कभी लोगों के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि इंडिया रिसेशन पर है। इंडिया नहीं, इंडिया के सेक्टर्स रिसेशन पर होते हैं। यानी क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि इंडिया में होल सेक्टर्स पर रिसेशन नहीं आता, इंडिया के हमेशा कुछ क्षेत्रों में रिसेशन आता है। और ये याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रों में रिसेशन आता है, ये रिसेशन वाले क्षेत्र हमेशा या तो लग्जरी होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स वाले आइटम होते हैं, या तो लग्जरी होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स वाले आइटम होते हैं। बेसिक नेसेसिटीज पर रिसेशन इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि रिसेशन का रोना जब कभी भी रोया जाता है ना, तो हमेशा बड़े बड़े हाथी रिसेशन का रोना रोते हैं, छोटी छोटी चींटियां रिसेशन का रोना कभी भी नहीं रोती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सुनते हैं कार का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है तो कहते हैं रिसेशन पर है, शेयर मार्केट का बिजनेस रिसेशन पर है, या फिर कहा जाता है कि गोल्ड का बिजनेस रिसेशन पर है। क्या कभी किसी पान वाले को ये बोलते हुए सुना है कि यार आजकल मेरी पान की दुकान में रिसेशन चल रहा है? या फिर कोई दाल चावल बेच रहा हो कि यार आजकल मेरी दाल चावल की दुकान में रिसेशन चल रहा है? यानी लोग जो हैं आजकल दाल चावल कम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा कम है। या फिर कोई पान कह रहा है आज हम पान कम खाएंगे क्योंकि हमारी जेब में पैसा कम है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। क्योंकि याद रखिएगा, लोग खाने पीने से तब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जब तक कि बहुत ज्यादा तंगी ना आ जाए। वरना को अगर नॉर्मली किसी की इनकम घटती है तो लोग खाना पीना खरीदना नहीं छोड़ते, लोग खरीदना छोड़ते हैं गोल्ड। भाई मान लो मेरी इनकम है कम हो जाए, मान लो मेरी इनकम है कम हो जाए, मान लो, बस ऐसा हो नहीं, बस मान लो मेरी इनकम क्या हो जाए? कम हो जाए। मेरी इनकम कम होगी तो क्या मैं तुमसे ये थोड़ी ना कहूंगी कोई बात नहीं कम हो गई तो हो गई, मैं 10 दिन तक जो है खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मैं कार खरीदने जा रही हूं, ऐसा कहूंगी? बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी यार चलो खाना पीना छोड़ो, अभी कार खरीदने का आइडिया छोड़ो, अभी तो हम खाना खाएं। यानी अगर मेरी जेब में पैसा कम हो रहा है, अगर मेरी जेब में पैसा कम हो रहा है तो मैं बेसिक नेसेसिटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मेरी जेब में पैसा कम हो रहा है तो
तो मैं कॉम्प्रोमाइज कहाँ करूंगी? मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी लग्जरीज में और इन्वेस्टमेंट पर। और इसीलिए फ्यू सेक्टर्स पर रिसेशन चलता है, और याद रखिएगा ये फ्यू सेक्टर या तो लग्जरी होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट्स वाले एरिया होंगे। क्लियर है? कुल मिला के 5 पॉइंट मैंने आप सबको बताए हैं। कुल मिलाकर 5 पॉइंट मैंने आपको रिसेशन में बताए हैं। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट, रिसेशन कह रहा है इंडिया के कुछ क्षेत्रों में, ध्यान से सुनिएगा, रिसेशन कह रहा है इंडिया के कुछ क्षेत्रों में चीजें सस्ती होने के बावजूद उसमें डिमांड ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा क्या है? कम है। उसे हम क्या कहेंगे? रिसेशन। और ये जो फ्यू सेक्टर है या तो लग्जरी होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट्स वाले एरिया होंगे। बेसिक नेसेसिटीज पर इतनी जल्दी रिसेशन नहीं आता। तो ये थी आपकी फाइनल डेफिनेशन। फिर से सुनो, 5 पॉइंट थे। क्या क्या था? ये था कि इकोनॉमी पर कुछ क्षेत्रों पर चीजें सस्ती हैं, लेकिन सस्ती होने के बावजूद डिमांड ज्यादा नहीं है, और इसीलिए लोगों को लॉस हो रहा है, इसीलिए वो उदास है। चीजें सस्ती पर डिमांड ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जेबों में पैसा क्या है? कम। और ये जो फ्यू सेक्टर्स हैं ये या तो लग्जरी है या तो इन्वेस्टमेंट्स वाले एरिया है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कह रही हूं प्रॉपर्टी का बिजनेस रिसेशन पर है, जो भी आप सब कमेंट्स कर रहे हैं, मैं एक भी कमेंट्स नहीं देख रही। जितने लोग, प्रियंका, रजनीश, सुमित, आनंद, निशांत, रोशन, कमेंट करोगे तो ना समझ में आएगा, मैं पहले ही बता दूं, ना मैं कमेंट का जवाब दूंगी। मैंने क्या कहा? जब टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं 5-10 मिनट रुकूंगी, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी, उस टाइम अपने क्वेश्चन रखना। नहीं तो मैं कैमरे में देख के पढ़ा रही हूं, आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा उस टाइम। और फिर आप में से कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैम आप कमेंट का जवाब नहीं दे रही हैं। और इसीलिए अभी कमेंट करने पे रुक जाएं, सिर्फ सुनने पर ध्यान दें। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। ठीक है? आई होप सो। ये लास्ट वार्निंग थी इस क्लास में, आइंदा से आप याद रखोगे इस चीज को। ठीक है? तो एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने कहा प्रॉपर्टी का बिजनेस रिसेशन पर चल रहा है। मैंने कहा प्रॉपर्टी का बिजनेस रिसेशन पर चल रहा है। यानी मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो प्रॉपर्टी का रेट तो गिरा हुआ चल रहा है। मैंने क्या कहा? प्रॉपर्टी का रेट तो गिरा हुआ चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी में डिमांड ज्यादा नहीं है। प्रॉपर्टी का रेट गिरा हुआ चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी पर डिमांड ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिलहाल लोगों के पास पैसा कम है, तो वो प्रॉपर्टी खरीदने पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी बेसिक नेसेसिटीज पर ही खर्चा कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रिसेशन, यानी मंदी का दौर। ठीक है? समझ में आ गया? अब यहां पर हम रिसेशन के फीचर समझते हैं कि यहां पर इन तीनों का क्या रिलेशन है। पहला फीचर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पैसा कम है यानी लिक्विडिटी क्या है? कम। मेन चीज तो यही थी ना कि भाई चीज तो सस्ती है, लेकिन सस्ती होने के बावजूद क्यों नहीं खरीदी जा रही? क्योंकि पैसा कम है। तो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी इज लो। ओके? लेकिन चीज सस्ती है। रिसेशन में क्या कहा? चीज तो सस्ती है, तो चीजें यानी लिक्विड्स क्या होंगे? ज्यादा। भाई चीज सस्ती है यानी लिक्विड्स क्या होंगे? ज्यादा। ज्यादा है और सस्ती है यानी परचेजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा। अब यहां पर याद रखना, धोखे से भी परचेजिंग पावर कम मत लिख देना। मुझे पता है आप सबके दिमाग में यही डाउट आया होगा कि मैम खरीदी तो नहीं जा रही है ना, तो आपने यहां ज्यादा क्यों लिखा? आप तो कम लिखती। नहीं, मैं कह रही हूं कि चीज तो सस्ती है ना, यानी मार्केट में मैं कह रही हूं मेरी जेब में अगर 100 रुपए होता तो रिसेशन के समय पर मैं ज्यादा चीजें खरीद कर लाती। मैंने कहा मेरी जेब में 100 रुपए होता
तो मैं रिसेशन के दौर पर ज्यादा चीजें खरीद कर लाती। प्रॉब्लम तो यही है कि मेरी जेब में 100 रुपए ही नहीं है। तो यानी परचेजिंग पावर ज्यादा है, परचेजिंग पावर सबकी ज्यादा है क्योंकि चीज सस्ती है, लेकिन नहीं खरीदी जा रही। ये हमको यहां के कॉलम से नहीं पता चलेगा, ये हमको यहां के कॉलम से पता चलेगा कि भाई मैं कह रही हूं है तो मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा, लेकिन मैं नहीं खरीद पा रही हूं क्योंकि मेरे पास पैसा क्या है, कम। भाई रिसेशन के समय समझो अच्छा होते होते गलत हो जाए हमारे साथ। अच्छा होते होते गलत कैसे हो जाए कि यार हमारी इकोनॉमी पर चीजें सस्ती बिक रही हैं, अच्छी बात है, खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर गलत क्या हो गया कि नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है, कम, मंदी है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब इसको और इसको देखो ध्यान से, रिसेशन और डिफ्लेशन का अंतर। यहां डिफ्लेशन अपस्फीति कह रहा था चीजें सस्ती हैं यानी परचेसिंग पावर ज्यादा है और ज्यादा खरीदी जा रही है क्योंकि पैसा भी ज्यादा है, सब कुछ अच्छा था, हम करोड़पति थे, चीजें सस्ती बिक रही थी। रिसेशन कह रहा है भैया चीजें तो सस्ती है, माने परचेसिंग पावर तो ज्यादा ही है, लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है, कम। तो इसके और इसके बीच में मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों जगह चीजें सस्ती हैं, बट यहां पर पैसा ज्यादा है तो ये डिफ्लेशन कहलाएगा, और यहां पर पैसा कम है तो ये क्या कहलाएगा, रिसेशन। ये सारे सेक्टर्स पर आएगा। हम सुनते हैं इंडिया में डिफ्लेशन आ रहा है, हम ये नहीं सुनते कि प्रॉपर्टी का बिजनेस रिसेशन पर है। तो यानी ये तो सारे सेक्टर्स पर है, लेकिन ये फ्यू सेक्टर्स पर हिट करेगा, ये इंडिया के कुछ क्षेत्रों पर हिट करेगा। समझ में आ गया? अब यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्टर्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट विद रिसेशन। हिंदी में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सबसे पहले रिसेशन के तौर पर आता है, या किस क्षेत्र में सबसे पहले रिसेशन आता है। 4 आपको ऑप्शन क्या दिए थे, पहला दिया था रियल एस्टेट, दूसरा आपको दिया था बैंकिंग, तीसरा दिया था इंश्योरेंस, और चौथा दिया था ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। मैंने कहा निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र पे रिसेशन आता है, पहला रियल एस्टेट, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, राजू और अमन, इन दोनों का आंसर सबसे पहले और सबसे सही है, क्योंकि आप जो है पढ़ रहे होंगे। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। चारों में रिसेशन हम देखेंगे। भाई पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है हम बैंकिंग नहीं कर सकते, पैसा नहीं है तो हम इंश्योरेंस करवा के क्या कर लेंगे। तो भाई आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? कभी पूछा जाए डिफ्लेशन पर हमारे अर्थव्यवस्था पर पैसा ज्यादा होगा या कम होगा, या लिखा जाए डिफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो अब उस चारों स्टेटमेंट में हम डिफ्लेशन की सारी स्टेटमेंट्स को लगा के दे सकते हैं कि भाई चीजें सस्ती बिकनी चाहिए, पैसा ज्यादा होना चाहिए। इससे अपोजिट जो सिचुएशन मिले वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी का एक दौर आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेशन। रिसेशन आ गया तो अब हम क्या लेकर आएंगे, अब हम रिफ्लेशन लेकर आएंगे। हिंदी में से हम कहते हैं प्रत्यस्फीति। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यस्फीति, प्रत्यस्फीति। ठीक है, अभी हम क्या लेकर आएंगे, रिफ्लेशन यानी प्रत्यस्फीति। अब देखो रिसेशन में अच्छी बात क्या थी, रिसेशन में सभी बात अच्छी थी एक को छोड़कर कि पैसा कम है। सरकार रिसेशन के दौर को
कवर करने के लिए लेकर आता है रिफ्लेशन। सरकार जो है वो रिसेशन के दौर को सही करना चाह रहा है, तो वो क्या लेकर आएगा? रिफ्लेशन लेकर आएगा। माने भाई सरकार कह रहा है प्रॉब्लम रिसेशन में ये थी कि पैसा लोगों के पास कम था, तो रिफ्लेशन प्रत्यस्फीति कहती है आर्टिफिशियल तौर से, सरकार आर्टिफिशियल तौर से बाजार में पैसा बढ़ाए ताकि मंदी का दौर खत्म किया जा सके, तो उसे हम रिफ्लेशन यानी प्रत्यस्फीति कहेंगे। क्या कहा गया? सरकार जानबूझकर बाजार पर पैसा बढ़ाए ताकि रिसेशन का दौर कवर हो सके, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेशन कहेंगे, यानी प्रत्यस्फीति कहेंगे। ठीक है। अब आर्टिफिशियल तौर से मैम कैसे पढ़ाया जाए? अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आएंगे घर घर पैसा रखकर चले जाएंगे तो रिफ्लेशन आ जाएगा, अब ये तो हो नहीं सकता। आर्टिफिशियल तौर से पैसा कैसे बढ़ाया जाए? तो यहां पर आर्टिफिशियल तौर से मतलब ये है कि भाई देखो, कार के बिजनेस में रिसेशन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कार के बिजनेस में क्या है? रिसेशन है। ठीक है। तो अब सरकार कह रहा है कार के बिजनेस में खरीदारी को बढ़ाना है, सारे बैंकों को कहेगा कार लोन का ब्याज दर कम कर दिया जाए। कार लोन का ब्याज दर अगर कम किया गया तो लोग कार लोन ज्यादा लेंगे, कार लोन ज्यादा लेंगे तो बाजार में पैसा बढ़ेगा, और बढ़ेगा कार लोन लेकर ट्रैक्टर तो खरीदने नहीं जाएंगे, कार लोन लेंगे तो कार के बिजनेस में खरीदारी भी ज्यादा होगी। तो यहां पर जो कार के बिजनेस में रिसेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिफ्लेशन पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? आर्टिफिशियल तौर से बाजार का पैसा बढ़ाया जाएगा ताकि मंदी का दौर सही हो सके, तो उसे प्रत्यस्फीति कहा जाएगा। और इसीलिए यहां पर देखो इस कॉलम में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैसे ही है, इसमें तो चेंज ही नहीं किया गया। चीजें ज्यादा है और सस्ती है, यानी परचेसिंग पावर भी ज्यादा है, और हमारे बाजार पर तरलता यानी लिक्विडिटी पहले कम थी, अब क्या हो गई? ज्यादा। तो उसे हमने क्या कहा? प्रत्यस्फीति कहा। तो अब ये डिफ्लेशन यानी अपस्फीति और रिफ्लेशन यानी प्रत्यस्फीति, इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो दोनों के फीचर्स तो बिल्कुल सेम है। यहां पर भी तीनों चीज ज्यादा, यहां पर भी तीनों चीज ज्यादा, तो इस पर और इस पर फिर अंतर क्या है? फिर मैम ये और ये किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस है? तो यहां पर ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अपने आप बाजार पर आता है, डिफ्लेशन यानी अपस्फीति अपने आप बाजार पर आता है, लेकिन रिफ्लेशन को सरकार जानबूझकर लाने की कोशिश करती है। ये इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये एक आर्टिफिशियल फिनोमेना है। ठीक है, यानी डिफ्लेशन, इकोनॉमी का जो डिफ्लेशन है वो इन्फ्लेशन को सही कर रहा है, जो रिफ्लेशन है वो रिसेशन के दौर को सही कर रहा है। क्लियर है? अब सिक्स्थ कंडीशन की बात करें। सिक्स्थ कंडीशन से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूं, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थितियों में, रोशन आपका क्वेश्चन का आंसर अभी देना बिल्कुल यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये चीज पढ़ाऊंगी जब टॉपिक खत्म होगा, तो इसलिए अब कमेंट करना बंद करो। ओके, तो अब यहां पर हमने क्या कहा? हमने यहां पर ये कहा कि निम्नलिखित 4 सिचुएशन पर कौन सा सिचुएशन आर्टिफिशियल फिनोमिना है। फॉर एग्जाम्पल ये सीजीएल का क्वेश्चन सीडीएस का, नॉट सीजीएल, सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित 4 स्थितियों में कौन सी स्थिति एक आर्टिफिशियल फिनोमिना है? तो अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, रिसेशन और रिफ्लेशन।
तो कौन सी स्थिति आर्टिफिशियल फिनोमिना है? चलिए बताइए, इन चारों में से कौन सी स्थिति आर्टिफिशियल फिनोमिना है? तो वो क्या है? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज द ओनली सिचुएशन विच इज आर्टिफिशियल। रिफ्लेशन, प्रत्यस्फीति, एक इकलौती ऐसी स्थिति है जो कि आर्टिफिशियल की कैटेगरी में रखी जाती है। बाकी सब मार्केट में अपने आप आता है। बाकी सब मार्केट में क्या आता है? अपने आप आता है। समझ गए? ओके, चलो सिक्स्थ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। अब हम किसकी बात करेंगे? डिप्रेशन। हिंदी में डिप्रेशन को हम कहते हैं महामंदी। अभी तक हमने पढ़ा मंदी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे महामंदी के बारे में। बाय द वे, ये हमारा कोई पर्सनल डिप्रेशन नहीं है कि आप सोचो मैम अपना पर्सनल डिप्रेशन पढ़ा रही है। नहीं, ये हमारा डिप्रेशन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। अंतर है यहाँ पर। तो अभी तक देखो, जैसे आपने डिफ्लेशन पढ़ने के लिए इन्फ्लेशन को पहले अच्छे से समझा होगा, फिर डिफ्लेशन समझ में आया होगा, ठीक है? ओके, तो अब यहां पर हम बात करते हैं डिप्रेशन की, महामंदी की। तो रिसेशन कह रहा था कि रिसेशन कब कहला रहा था? रिसेशन तब कहला रहा था जब वो इंडिया के कुछ क्षेत्रों पर हिट कर रहा था। खास बात क्या थी? मंदी की खास बात थी, मंदी तब कहलाएगी जब मंदी वो कुछ क्षेत्रों पर हिट करेगी। मंदी, रिसेशन। महामंदी, डिप्रेशन तब कहलाएगी जब वो सारे सेक्टर्स पर एक साथ हिट कर जाए। यानी when recession hits in each and every sector of economy, जब मंदी की स्थिति हर एक क्षेत्र पर एक साथ आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? महामंदी। यानी समझो, नाम की तरह भयानक स्थिति है। यानी क्या लग्जरी, क्या इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास पैसा इतना कम हो चुका है कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन का फेस कहेंगे। यानी समझ लो, जिस दिन आपसे पान वाला ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी पान की दुकान में रिसेशन है, समझ लो इंडिया किस में चला गया होगा? डिप्रेशन पर चला गया होगा। इंडिया किस में चला गया होगा? डिप्रेशन पर चला गया होगा। ठीक है, अब यहां पर ये बताओ डिप्रेशन के बारे में कि रिसेशन ही डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। याद रखना, रिसेशन ही डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। अपने आप एक ही दिन में कोई अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में नहीं जाती। जैसे कि आज रात में तुम सब सो और कल सुबह न्यूज पे सुनने लगो कि यार इंडिया डिप्रेशन में चल गया, कतई नहीं। पहले इंडिया रिसेशन में जाएगा और वही रिसेशन कन्वर्ट होगा डिप्रेशन पर। लोगों के पास पैसा घटेगा तो लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे लग्जरी और इन्वेस्टमेंट में। जब पैसा घटते घटते बहुत घट जाएगा तब वो कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करेंगे बेसिक नेसेसिटीज पर। और जब पैसा बहुत घटा तब वो इकोनॉमी पर क्या लेकर आएगा? तब वो इकोनॉमी पर लेकर आएगा डिप्रेशन का फेस। यानी यहां पर पैसा कम है तो पैसा कम होने से तो मंदी आती है, तो महामंदी यानी पैसा कम होते होते क्या हो गया? बहुत कम। डिप्रेशन, महामंदी यानी लिक्विडिटी इज वेरी 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 लो। बाजार का पैसा क्या है? बहुत कम है। पैसा बहुत कम है, ठीक है। पैसा इतना कम है तो इसका असर लिक्विड्स पर वो पड़ेगा। कैसे? चीजें बनाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो चीजें बनेंगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक इंडस्ट्री चला रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री में आप सब वर्कर हो। वर्कर ना कहो तो चलो पढ़े लिखे एम्प्लॉय हो, आप सब क्या हो? पढ़े लिखे एम्प्लॉय हो। अब मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं कि आओगे काम करके चले जाओगे, फिर कहोगे मैम आप तो अपनी है, पैसा ना दो तो भी चलेगा, ऐसा कहोगे? कभी नहीं कहोगे। यहां पर याद रखिएगा,
आओगे, काम करोगे तो बदले में मुझसे क्या उम्मीद करोगे? बदले में मुझसे उम्मीद करोगे पैसों की। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो ना मैं चीजें बना पाऊंगी, ना कोई लेबर मजदूरी करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए पैसा जब बहुत कम है तो इसका असर पड़ा प्रोडक्शन पर, और इसका असर जब प्रोडक्शन पर पड़ेगा तो बाजार के लिक्विड्स यानी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? कम, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो चीजें बनेंगी ही नहीं। और जब चीजें कम होंगी तो चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? महंगी, यानी परचेजिंग पावर भी क्या होगी? कम होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। यानी डिप्रेशन क्या कह रही है? पैसा बहुत कम, जिसका असर लिक्विड्स पे पड़ा और लिक्विड्स भी क्या हो गए? कम। पैसा बहुत कम, लिक्विड्स कम, और जो लिक्विड्स कम है वो अपने आप क्या हो गए? महंगे, यानी परचेसिंग पावर भी क्या हो गई? कम हो गई। यानी कुछ भी नहीं हमारे पास, नाम की तरह भयानक स्थिति, कंगाली छाई हुई है हर जगह। यानी ना तो मेरी जेब में पैसा है, ना बाजार में चीजें हैं, और जो चीजें हैं वो महंगी बिक रही हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन। तो इसके और इसके बीच में अंतर समझ में आ गया। यहां तो हम सब के सब खुशहाली की जिंदगी जी रहे थे क्योंकि करोड़पति थे और चीजें भी सस्ती हैं थी। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं ना तो पैसा है, और पैसा के साथ साथ देखो बाजार की महंगाई भी अलग है, यानी बाजार में चीजें भी महंगी हैं। तो ये है डिप्रेशन जहां सब कुछ लुट जाए, और ये है डिफ्लेशन जहां सब कुछ आ जाए। ठीक है, एक तो हम सब बेचारे बड़े गरीब, एक लाइन से याद रखना डिप्रेशन, एक तो हम सब बेचारे बड़े गरीब, बहुत गरीब, ऊपर से मार्केट में महंगाई चल रही है, ये क्या है? डिप्रेशन। ये क्या कह रहा था? एक तो हम सब करोड़पति और चीजें क्या बिक रही हैं? सस्ती। करोड़पति है, चीजें सस्ती है, डिफ्लेशन। भिखारी होने के साथ चीजें महंगी हैं तो वो क्या है? डिप्रेशन का फेज है। तो चलो क्वेश्चन करें। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? Which of the following four sectors is most likely to affect with depression? निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र डिप्रेशन की चपेट पर सबसे जल्दी आता है? ऑप्शन दे दिया जाए। बेसिक नेसेसिटीज, लग्जरी आइटम, इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र डिप्रेशन के फेज पर सबसे पहले आता है? दिया गया है बेसिक नेसेसिटीज, लग्जरी आइटम और इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑल ऑफ दिस। आंसर इज नाइस। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल ऑफ दिस सब पर। डिप्रेशन में हमको सोचना ही नहीं है सेक्टर्स के बारे में, रिसेशन में सेक्टर्स के बारे में सोचना बनता था, बट डिप्रेशन जब मैम कह रही है सारे सेक्टर्स पे आना चाहिए तो ऊपर कुछ भी क्वेश्चन लिखा जाए भाड़ में जाए, हम क्या टिक करेंगे? सारे सेक्टर्स, यानी ऑल सेक्टर्स। ओके, समझ में आ गया? ओके, चलो अब 7th कंडीशन की बात करते हैं, उसके बाद डाउट्स लूंगी आप सबके। ठीक है, 7th कंडीशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। 7th कंडीशन को हमने क्या कहा? हाइपर इन्फ्लेशन कहा। हिंदी में कहते हैं भागती हुई महंगाई। ओके, अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन हिंदी में कहते हैं हम भागती हुई महंगाई। अब व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? पैसा घट रहा है तो देखो रिसेशन आ रहा है। देखो भाई, सबके सब बोर्ड में देखो, पैसा घट रहा है तो रिसेशन आ रहा है, और घटते घटते जब बहुत ही घट गया तो वो क्या कन्वर्ट हुआ? डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। तो पैसा बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, और जब बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हाइपर इन्फ्लेशन। नाम से याद रखो, रटो नहीं, नाम से याद रखो। पैसा ज्यादा है, महंगाई झेलेंगे, लेकिन जब पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाए तो हम झेलते हैं भागती हुई महंगाई।
तो यहां पर पहला पॉइंट तो मैं नहीं बता दिया, लिक्विडिटी इज वेरी हाई। जैसे डिप्रेशन में लिक्विडिटी पैसा बहुत कम था, वैसे हाइपर इन्फ्लेशन में लिक्विडिटी इज एक्सट्रीमली हाई। बाजार की तरलता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब तरलता इतनी ज्यादा है, बाजार में पैसा इतना ज्यादा है, तो इसका असर लिक्विड्स पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ऑब्वियसली बात है पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप सब अपने दिमाग में बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहां पर आप अपने दिमाग में बिल्कुल गलत सोच रहे हो कि मैम पैसा बहुत ज्यादा होगा तो बाजार में चीजें भी तो बहुत बनेंगी। नहीं, पैसा बहुत ज्यादा होने से चीजें बनेंगी नहीं, लेकिन चीजें बनना होना फिर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना लोगों की, लोग हमेशा दो कंडीशंस पर काम नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर कमेंट अगर किया तो समझ में नहीं आएगा और मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं नाम पढ़ लूंगी जिसने जिसने कमेंट किया नीचे स्क्रॉल कर करके, और मैं उनमें से एक का क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। ओके, तो यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन में कहा जा रहा है कि पैसा लिमिट से ज्यादा है। मैं बता रही थी लोग दो कंडीशन पर काम करना बंद कर देंगे। लोग दो कंडीशन पर काम करना बंद कर देते हैं। एक, जब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, एक उनके पास जब पैसा बहुत कम हो। पैसा बहुत कम है तो हमको काम मिल नहीं रहा तो हम काम मजबूरी में नहीं करते, हम काम तब भी नहीं करते जब हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो। क्या किसी को ये बोलते हुए सुना है कि यार ये है तो करोड़पति लेकिन देखो मेरे घर में पोछा लगा रहा है? नहीं, हर कोई इस दुनिया में काम इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे पैसा कमाना है। सोचो सोचो, मान लो मेरे घर में बोरियां भर भर के पैसा रखा हो, मतलब मेरे घर में बोरियां भर भर के पैसा, जिधर देखो उधर पैसा, तो बताओ क्या मैं तुम्हें यहां पर पढ़ाने आऊंगी? ऑब्वियस सी बातें नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में भर भर के पैसा। मैं सुबह करंट अफेयर की क्लास लेने उठूंगी 8 बजे, देखूंगी हाय इतना पैसा, फिर सो जाऊंगी। ऐसा नहीं करूंगी। तुम सब हो, अच्छा मेरी बात छोड़ो, तुम सब अपनी बात बताओ। तुम लोग मुझसे यहां पढ़ रहे हो, आखिरकार क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुमको कल को एग्जाम पास करके नौकरी करनी है। और मैं पूछूं नौकरी क्यों करना चाह रहे हो तो मैम कमाना है। मैं कह रही हूं तुम सबके घर में बोरियां भर भर के पैसा, इतना पैसा हो जाए कि कोई लिमिट ना हो। क्या तुम में से कोई मुझसे पढ़ने आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी उठोगे, देखोगे हाय इतना पैसा, फिर सो जाओगे। ऐसे ही करोगे ना? बिल्कुल ऐसा करोगे। और इसीलिए याद रखिएगा, जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाजार में फिर से चीजें बनना बंद हो जाती हैं। और जब चीजें बनना बंद हो जाती हैं तो चीजें कम होते होते हो जाती हैं बहुत कम। अब यहां बहुत कम क्यों? क्योंकि पैसा भी तो बहुत ज्यादा है। यानी भाई एक तो मेरे पास बहुत पैसा है, मान लो अभी बोरियां भर भर के पैसा है, तो उड़ाने के लिए कुछ तो हो। मुझे एक फोन की जरूरत है, मैं 6 फोन खरीद के रखूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, कहीं तो खर्चा करूंगी ना मैं। तो याद रखिएगा कि पैसा बहुत ज्यादा होने से एक तरफ तो ये हो रहा है कि जो बाजार की चीजें हैं वो तेजी से कम हो रही है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली है खरीद रहे होंगे। नई चीज बनकर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कोई काम करना नहीं चाह रहा, लेबर मजदूरी नहीं करना चाह रहा, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री नहीं चलाना चाह रहे। बाय, क्योंकि सबके पास पैसा बहुत है। इसके कारण चीजें कम होते होते क्या हो जाएंगी? बहुत कम। और चीजें बहुत कम हो गई तो चीजें कम जितनी हो जाएंगी उतनी ही महंगी हो जाएंगी। यानी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? 0, नील के बराबर। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन, यानी भागती हुई महंगाई। यानी पैसा बहुत ज्यादा, चीजें बहुत कम, और जितनी कम चीजें हैं उतनी महंगी, यानी परचेसिंग पावर भी क्या है? बहुत कम। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, यानी भागती हुई महंगाई कहेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप सोचोगे मैम भी पागल हो गई हैं, क्या बात कर रही है, इतना पैसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली अब मन का जो सवाल है, इतना पैसा मैम कैसे हो सकता है? तो याद रखना ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ऐसा हुआ है रिसेंटली। अभी आप सबने नाम सुना होगा जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में रिसेंटली हाइपर इन्फ्लेशन आया है सन 2010 में, जब वहां पर लोगों के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि कहा जाता है कि वहां पर महंगाई का दर था 2000%।
वो 2000% इन्फ्लेशन आपको इमेजिनेशन भी होता है कि कितना था? कहा जाता था जिम्बाब्वे में इतना पैसा हो चुका था कि लोग अपनी तरफ से एक बैग भर भर के पैसे ले जा रहे थे, लेकिन बदले में उनको सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा था। क्यों? क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा है, पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा खाकर तो मैं ऑब्वियसली पेट नहीं भर सकती हूँ, मुझे तो पैसों से चीजों को खरीदना है, और बाजार की चीजें क्या थी? खत्म। तो उस कंडीशन को हमने क्या कहा? हाइपर इन्फ्लेशन। और कहां से आएगा? तो ये सिर्फ सरकार की गलती की वजह से आता है, और वो गलती होती है बेवजह नए नोटों की छपाई। अंधाधुन सरकार ने वहां पर पैसे छापने शुरू कर दिए, और जब अंधाधुन पैसे छापे तो बाजार का पैसा एकदम से क्या हो गया? लिमिट से ज्यादा हो गया, और लिमिट से ज्यादा पैसा हुआ तो क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां पर देखो 5 सिचुएशन या 6-7 सिचुएशन समझाइए, एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से सिर्फ मैं रिवाइज करवानी हूं, सुनो। इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हैं, परचेसिंग पावर कम है। डिफ्लेशन, चीजें सस्ती है, परचेसिंग पावर ज्यादा है। डिसइंफ्लेशन में चीजें महंगी ही है, बस पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी है। मंदी, चीजें सस्ती है बट खरीदी नहीं जा रही हैं, क्यों? क्योंकि पैसा कम है। रिफ्लेशन, हमारे बाजार पर आर्टिफिशियल तौर से पैसा बढ़ाया जाएगा। डिप्रेशन, पैसा बहुत कम हो गया, पैसा क्या हो गया? बहुत कम, जिसके कारण चीजें बननी कम हो गई, महंगी हो गई, परचेसिंग पावर कम हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन में पैसा क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है सबको? तो अब अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे इंडिया में इन 7 में से कौन सी स्थिति चल रही है? हमारे इंडिया में क्या चल रहा है? अगर हम देखें तो नीचे से स्टार्ट करें, क्या हमारे इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन है? बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में क्या हाइपर इन्फ्लेशन है? नहीं है। हमारे इंडिया में डिप्रेशन है? नहीं है। हमारे इंडिया में रिसेशन है? मैम इंडिया में थोड़ी ना आता है, कुछ सेक्टर्स पर आता है, ठीक है, तो कुछ सेक्टर ओके। डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन नहीं है मैम। इन्फ्लेशन, हाँ मैम कह सकते हैं इन्फ्लेशन है। याद रखना हमारे इंडिया में इन 7 में से कोई स्थिति नहीं है, हमारे इंडिया में इन 7 में से कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो स्थिति है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। हमारे इंडिया की जो स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन यानी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति जब पूरे इकोनॉमी में लोग महंगाई झेल रहे हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर रिसेशन यानी मंदी झेल रहे हो, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी बढ़ा हुआ हो। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब महंगाई प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया की बात करो तो सारे सेक्टर्स पर हम महंगाई झेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन कुछ सेक्टर हमेशा रिसेशन में रहते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन बात है, और बेरोजगारी तो हमारे नाम के साथ ही जुड़ा है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये थी मेरी तरफ से आपको 8 स्थिति। अब बिल्कुल काम के डाउट्स मुझसे पूछिएगा, क्या डाउट आ रहा है आपको? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, फिर बताओ मुझे क्या डाउट आ रहा है। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तो फिक्स होती है मैम, डिप्रेशन उन पे कैसे फर्क पड़ता है रिसेशन डिप्रेशन का? नहीं, गवर्नमेंट सैलरीज फिक्स होती हैं, बट इन्फ्लेशन आने के साथ उनकी सैलरी बढ़ती है, और उसका वाइस वर्सा नहीं होता। ये बहुत बदतर स्थिति है, बिल्कुल सही है मैम। लिक्विडिटी का 1% की मनी क्या चीजों की मनी
लिक्विडिटी बेटा बाजार में मौजूद पैसा होता है, किसी एक के हाथ में नहीं। बाजार में कितना मौजूद पैसा है उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। रिफ्लेशन में बेटा परचेसिंग पावर देखो लिखा हुआ है ज्यादा ही होगी। डिप्रेशन में पैसा चला जाता है अनवांटेड जगह, जैसे बैंकों के खातों में। बैंकों के पास पैसा चला गया, बैंकों ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फंस गया। मान लो बैंकों के पास 50 करोड़ गया, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, पैसा फंस गया, बैंक पैसा नहीं दे पा रही है, बाजार की लिक्विडिटी खिंच गई। सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए, लिक्विडिटी खिंच गई। तो ये पैसा सरकार या बैंक या आरबीआई के पास ही टहलता रहता है। ये नहीं होता कि पैसों में आग लगा दी जाती है, नहीं। किशन मैंने आंसर दे दिया आपका। स्टैगफ्लेशन रिमूव करने के लिए मैम प्लीज इंक्रीज स्पीड, यू टीच ग्रेट। विथ रेस्पेक्ट मैं ये कहने चाह रही हूं कि स्पीड पर कोई कमेंट मत करो, क्योंकि मैं उसी स्पीड से पढ़ाऊंगी जिसमें मुझे पता है कि आप सबको समझ में आएगा। अगर मैं तेज पढ़ाने लगी तो जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत स्लो पढ़ाने लगी तो आप भूल जाओगे। तो मैं जिस स्पीड पे चल रही हूँ ये सबसे बेहतरीन स्पीड है, जिसमें आपको सबसे मजा आएगी पढ़ने पर, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। थैंक यू राहुल। Yes, we compare currency value with dollar. Good. चलो तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट था मेरे हिसाब से। आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो ऐसा करो, जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, ये सारी चीजें नोट डाउन करो और उसके बाद डन मैम कहो। पेन कॉपी उठाओ, सारी चीजें नोट करो, उसके बाद डन मैम कहो ताकि आगे बढ़े। नोट करना जरूरी है, बिना नोट करे यहां पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर मुझे डन मैम कहो सबके सब। ओके, क्वेश्चन हाइपर इन्फ्लेशन कैसे रिमूव हो सकता है? बेटा हाइपर इन्फ्लेशन रिमूव करने के लिए करेंसी स्वाइपिंग करनी पड़ेगी। हाइपर इन्फ्लेशन करेंसी स्वाइपिंग यानी सारी करेंसी पे झाड़ू लगाकर नई करेंसी मार्केट में उतारो, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, मेरे हिसाब से सबने नोट डाउन कर लिया है। हाँ जी, सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ सिचुएशन पढ़ी, अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके चलो रब कर रही हूँ फिर मैं।
ओके, अब चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मैंने आपके सामने यहां पर पहले तो एक चार्ट बना देना है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने एक चार्ट बना रही हूं, ठीक है। ओके, चलो तो अब यहां पर तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखो मैंने यहां पर 6 7 8 बक्से बनाती है, और उसमें मैंने देखो क्या क्या नाम लिखा है। एक जगह मैंने लिखा है क्रीपिंग रेंगना, एक जगह मैंने लिखा है गैलोपिंग चलना, और एक तरफ लिखा है हाइपर यानी भागना। फिर मैंने लिखा है डिमांड पुल मांग बढ़ोतरी महंगाई, फिर जगह लिखा है कॉस्ट पुश यानी मूल्य बढ़ोतरी महंगाई, और फिर लिखा हुआ है बॉटल नेक टोंटी महंगाई, ठीक है। फिर उसके बाद कोर यानी कोर इन्फ्लेशन, फिर लिखा है हेडलाइन यानी शीर्षक महंगाई। अब जल्दी जल्दी सुनो इसका मतलब क्या है। पिंटू जी ये चीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं, रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमेंट जो भी देख रहा है मैं आपको बोलो प्लीज सर और मैम, मैं खुद ही कमेंट देख रही हूं आप सबके, बट प्रॉब्लम इज यू आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हो उस टाइम, हजारों बच्चे हो जो इस टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो भी बेफालतू के कमेंट्स करते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे, जितना दिखाई दे रहा है मैं जरूर कोशिश कर रही हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा शांत हो जाओ। आप ही की क्लास के बाद एक बार इस क्लास को रिपीट करके देखना, कमेंट मत करो, ठीक है। रिपीट करके देखना, अपने आप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं ज्यादातर लोगों के डाउट्स रिप्लाई कर रही हूं, लेकिन कुछ ऐसे डाउट हैं जिनको मतलब ही नहीं है। राजू परचेसिंग पावर ज्यादा कम कब कैसे होगा, जब पैसा कम होगा, ये कल की क्लास में मैंने आंसर दिया था, सोचो। एनसीईआरटी मृणाल हमेशा अच्छी होती है, आप किसी भी क्लास अटेंड करो, एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, उससे तो कुछ सोचो ही नहीं, उससे बेहतरीन बुक तो है ही नहीं कोई एनसीईआरटी से। पीडीएफ कब मिलेगा? आज की क्लास के बाद अपलोड करवा दी जाएगी पीडीएफ, मैं करवा दूंगी आज की क्लास के बाद, ठीक है। बुक के बारे में बता दो। लूसेंट अरिहंत इन केस यू वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करना है ऑप्शनल तो लूसेंट और अरिहंत बेस्ट बुक है आपके लिए। किरण मत लेना, किरण बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ओके चलो बस करें, स्टार्ट करें आगे। ओके
क्रीपिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। मैं बैठ जाती हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं बैठ जा रही हूँ और बोर्ड पे मैं ये पेन रखती जा रही हूँ, ठीक है। तो यानी जहां पेन रख रही हूँ मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते रहना ताकि आपको दिख भी जाए, ठीक है। ओके, आई एम सिटिंग राइट हियर। ओके, चलो अब ध्यान से देखो बोर्ड पर। कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करो। क्या चीज? इन्फ्लेशन के रेंजेस के अकॉर्डिंग हमने इन्फ्लेशन को 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया। इन्फ्लेशन के रेंजेस के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया। एक को कहा क्रीपिंग, एक को कहा गैलोपिंग, एक को कहा हाइपर। क्रीपिंग यानी जब मार्केट में महंगाई आ रही है लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, यानी यहां पर महंगाई आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है, रेंगती हुई आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेंगती हुई महंगाई, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आजकल ज्यादातर डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन आ रहा है, यानी ज्यादातर विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन आता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड एंड हेल्दी फॉर इकोनॉमी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर चीजें महंगी तो होती हैं बट कम तेजी से महंगी होती है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो दर से आता है वो एक अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाता है, यानी इसका एज सच अर्थव्यवस्था पर कोई नुकसान नहीं होता। क्या क्या पॉइंट हो गए? क्रीपिंग इन्फ्लेशन सबसे कम रेंज की महंगाई, रेंगना नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी धीरे धीरे बाजार पर महंगाई बढ़ रही है। ये धीरे धीरे जो बाजार पर महंगाई बढ़ती है, ये महंगाई बढ़ रही है और ये अर्थव्यवस्था के लिए यूजफुल साबित हो रही है और हमारी इकोनॉमी पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन ज्यादातर विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, यानी ज्यादातर या तो डेवलपिंग या तो या तो डेवलपिंग या तो डेवलप्ड इकोनॉमी में पाया जाता है। गैलोपिंग, ये इकोनॉमी तेजी से आती है। इकोनॉमी पर जब तेजी से महंगाई आ रही है, पहले के मुकाबले और तेजी से महंगाई बाजार में बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये जब यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ था 1980 के आसपास, जब यूएसएसआर टुकड़ों में बटा था, तब वहां पर ज्यादातर रशियन इकोनॉमीज ने गैलोपिंग इन्फ्लेशन को झेला था। अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ये इकोनॉमी पर नहीं आनी चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन, अभी रिसेंटली आपको हाइपर इन्फ्लेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया। बहुत तेजी से महंगाई इकोनॉमी को बर्बाद करके चली जाती है। रिसेंटली अगर हम बात कर रहे हैं तो रिसेंटली ये जिम्बाब्वे पर हिट करी है और बहुत बार 21 बार कम से कम पूरी अर्थव्यवस्था पर आ चुकी है। तो ये तो पूरी डायन है, ध्यान से सुनो, ये तो पूरी डायन है, इट इज डायन। हाइपर इन्फ्लेशन डायन है, ये चुड़ैल है और ये अच्छा है, यानी ये बहुत खतरनाक है, ये भी खतरनाक है लेकिन ये अच्छी है। ये ज्यादातर इकोनॉमी यही झेलते हैं। रशिया का जब ब्रेकडाउन हुआ था तो गैलोपिंग झेला गया था और 21 बार लगभग अब तक अर्थव्यवस्था में 21 बार हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका है। वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हुआ था, वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद जर्मनी भी हाइपर इन्फ्लेशन पर गया था, ठीक है। ओके, अब यहां पर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ ले। मांग बढ़ोतरी महंगाई और मूल्य बढ़ोतरी महंगाई। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी वो इन्फ्लेशन जो बाजार में आ रहा है मांग बढ़ने के कारण। पुल, डिमांड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पुल। पुल यानी खींचना, बाहर की तरफ से खींचना, यानी जब चीज महंगी हो रही है क्योंकि उन चीजों पर लोग डिमांड्स बढ़ा रहे हैं। यानी देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई। फॉर एग्जांपल ये वाला डिमांड है, ये वाला हाथ मेरा, और ये क्या है? सप्लाई है। हो क्या रहा है? सप्लाई अपनी जगह स्थिर है, सप्लाई वही है, लेकिन मार्केट में उसमें तेजी से डिमांड बढ़ रही है।
तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, सप्लाई कम करने से नहीं हुई, सप्लाई अपनी जगह है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो गई क्योंकि मार्केट में डिमांड तेजी से बढ़ गई, तो इस कारण चीजें महंगी हो गई। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी क्या कहा गया भाई, सप्लाई स्थिर है, सप्लाई क्या है, स्थिर यानी कांस्टेंट, लेकिन मार्केट में डिमांड क्या हो गई, तेजी से बढ़ गई, तो इस कारण डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग बढ़ोतरी महंगाई। ठीक है। कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश अंदर की तरफ से पुश कर रही, कॉस्ट पुश यानी जब हमारी इकोनॉमी पर रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बढ़ने की वजह से महंगाई आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट मुश इन्फ्लेशन। पुश यानी अंदर की तरफ से, यानी टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, इसको मिला दिया जाए तो एक प्रोडक्ट की बनाने की लागत ही बढ़ गई। जब एक प्रोडक्ट की बनाने की लागत ही बढ़ गई और इकोनॉमी पर उसके कारण उसके बेचने की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो जब चीजें महंगी हुई तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, मांग बढ़ रही है, सप्लाई स्थिर है, कॉस्ट पुश मार्केट में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण जब महंगाई आ रही है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ध्यान से सुनो, अब ये और ये सुन लो, यहां पर था सप्लाई स्थिर थी लेकिन डिमांड बढ़ गई थी, बॉटल नेक कह रहा है, फिर से ध्यान से देखो, ये क्या है, सप्लाई, ये क्या है, सप्लाई, ये क्या है, डिमांड। ठीक है, इट इज डिमांड, इट इज सप्लाई। अब बॉटल नेक क्या कह रहा है, मार्केट में मांग अपनी जगह है, यानी ये वाला हिस्सा मांग अपनी जगह है, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, सप्लाई तेजी से घट गई, तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो गई। डिमांड ज्यादा बढ़ने के कारण नहीं हुई, डिमांड ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तेजी से घट गई, तो उससे हम क्या कहेंगे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। क्या कहा गया, बॉटल नेक इन्फ्लेशन कह रहा है अब की बार डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड क्या है, स्थिर है यानी कांस्टेंट है, लेकिन मार्केट में सप्लाई तेजी से घट गई, जिसके कारण डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, चीजें महंगी हो गई, तो उसे हमने बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहा। फिर कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन यानी जब हमारी महंगाई को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए निकाला जा रहा हो, और हेडलाइन यानी जब महंगाई को शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए निकाला जा रहा हो। जब एक साल या एक साल से कम की महंगाई निकाल रही है हेडलाइन, और जब साल भर से ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल की महंगाई निकाली जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी यहां पर कोर यानी लॉन्ग टर्म लंबे समय वाली महंगाई, शॉर्ट टर्म यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी छोटे समय की महंगाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब महंगाई लंबे समय के लिए निकाली जा रही है तो ऐसी चीजें जिसकी कीमतें रोज आना चेंज हो रही हैं, जैसे चीजें रोज आना चेंज हो रही है उनकी वो कॉस्ट को हटा दिया जाता है। जैसे कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कोर इन्फ्लेशन, कोर महंगाई को निकालने के लिए फूड आर्टिकल और एनर्जीज वगैरह को हटा दिया जाता है, यानी मार्केट में पेट्रोल वगैरह, सीएनजी वगैरह और सारे खाने पीने की वस्तुओं को हटाकर महंगाई निकाली जा रही है, तो वो कोर है। और हेडलाइन यानी इसमें फूड आर्टिकल और एनर्जीज को जोड़कर मार्केट में महंगाई निकाली जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर लंबे समय की महंगाई है और इसीलिए फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को हटाकर निकाला जा रहा है। हेडलाइन छोटे समय की महंगाई है और इसीलिए इसमें फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को जोड़कर महंगाई निकाली जाती है। ठीक है, तो ये था आपके सामने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैं हट जाती हूं, आप नोट कर लो, मैं हट रही हूं, आप नोट कर लो।
ओके, नोट कर लीजिए। सचिन, इट इज गुड, RYP की भी बुक अच्छी है GS की। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखा जाएगा, ठीक है। चलो फिर मुझे ये बताओ कि आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको समझ में आया कि नहीं। कमेंट में मुझे आंसर दो कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया सब समझ में आया। कैसी लगी आज की क्लास आप सबको? कैसी लगी आज की क्लास? ओके ओके, चलो। सो आज की क्लास आप सबको समझ में आई। तो अभी जो भी डाउट होंगे वो अच्छे से एक बार दोबारा से वीडियो देखना। चैप्टर टफ है, मैं ये नहीं कह सकती कि आपको एक बार में सबको समझ में आ जाएगा। चैप्टर टफ है, ध्यान से देख लेना, अच्छे से चैप्टर को बार बार रिपीट करके देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई डोंट नो कि कल होगी या नहीं होगी, और अगर कल नहीं होगी तो फिर अगले फ्राइडे मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। फिर अगले फ्राइडे मिलेंगे और अगले फ्राइडे क्लास लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे याद करते रहिए, वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, सब अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।